1815 में एक रहस्यमयी धूल की परत धीरे धीरे धरती पर फैलने लगी। इसका कारण था पूर्वी एशिया का एक दूरस्थ ज्वालामुखी, माउंट टाम्बोरा। यह आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा विस्फोट था, जिसने 80 क्यूबिक किलोमीटर मलबा बाहर फेंका और करीब 1 लाख जानें ले लीं। लेकिन यह तो सिर्फ एक झलक थी उस शक्ति की जो पृथ्वी के अंदर छुपी हुई है। सुपर वॉल्केनोस, जैसे कि इंडोनेशिया का प्राचीन माउंट टोबा, उससे 50 गुना ज्यादा ताकत और 30 गुना ज्यादा मलबा उगल सकते हैं। अगर आज के दौर में ऐसा विस्फोट होता तो इसके परिणाम विनाशकारी होते। संभव है कि 1 अरब तक जानें चली जाती। आज धरती पर लगभग 20 सक्रिय सुपर वॉल्केनोस हैं। सोते हुए दैत्य, जो एस्ट्रॉइड स्ट्राइक से भी बड़ा खतरा है। लेकिन अगर हम इनके फटने का इंतजार करने के बजाय इनकी ऊर्जा को चुरा लें और अपने लिए इस्तेमाल करें तो क्या हो? नासा के एक इंजीनियर ने ठीक ऐसा ही एक प्रस्ताव रखा है। आइडिया यह है कि मैग्मा चेंबर के चारों ओर कई किलोमीटर गहरे बोर होल्स ड्रिल किए जाएं। फिर ठंडा पानी नीचे भेजा जाएगा जो चट्टानों से टकराकर सुपर हीटेड होगा और फिर सतह पर वापस लाया जाएगा ताकि वो गर्मी खींचकर ऊपर ले आए। धीरे धीरे मैग्मा ठंडा होता जाएगा। लेकिन बोर होल्स की लोकेशन बेहद नाजुक होगी। अगर बहुत नजदीक ड्रिल किया तो विस्फोट की आशंका हो सकती है। लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो यह सुपर हीटेड वाटर एक सतत रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बन सकता है। और आने वाले हजारों वर्षों में शायद इतनी ऊर्जा निकाली जा सकेगी कि मैग्मा चेंबर पूरी तरह से ठंडा हो जाए। लेकिन सिर्फ एक सुपर वॉल्केनो को काबू करना काफी नहीं होगा। हमें हर सक्रिय और भविष्य में उभरने वाले हर सुपर वॉल्केनो को न्यूट्रलाइज करना होगा। पृथ्वी की गहराइयों में मौजूद मैग्मा प्लम्स लगातार सतह की ओर बढ़ रहे हैं। हर 50,000 साल में ये किसी न किसी सुपर वॉल्केनिक इरप्शन को जन्म देंगे। इन शक्तियों पर काबू पाना ही तय करेगा कि मानवता विनाश की कगार पर जाएगी या दीर्घकालिक अस्तित्व की ओर बढ़ेगी। लेकिन बात सिर्फ सुपर वॉल्केनोस की नहीं है। लिथोस्फीयर से लेकर एटमॉस्फेयर तक पृथ्वी की हर परत में वो झटके छिपे हैं जो हमारी सभ्यता और जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। हमारा काम है इन परतों की रक्षा करना, टेक्नोलॉजी की ताकत से उन्हें मैनेज करना, ताकि एक सुरक्षित और अधिक रहने योग्य ग्रह तैयार किया जा सके जहां जीवन और मानवता मिलकर लाखों वर्षों तक फल फूल सके। और एक सुरक्षित ग्रह की शुरुआत होती है क्लाइमेट को सुरक्षित करने से। (1991) में माउंट पिनाटुबो के विस्फोट ने 2 करोड़ टन सल्फर डाइऑक्साइड को स्ट्रेटोस्फीयर में फेंका। इसने सूरज की रोशनी को दुनिया भर में रिफ्लेक्ट किया और करीब 2 सालों तक
ग्लोबल तापमान को आधे डिग्री तक गिरा दिया। ठंडे तापमान ने समुद्र के जलस्तर की बढ़त को अगले 1 दशक तक धीमा कर दिया। आज जब ग्लोबल टेम्परेचर्स और क्लाइमेट कैटास्ट्रोफीज लगातार बढ़ रही हैं, तो इस घटना ने जन्म दिया एक क्रांतिकारी विचार को, आर्टिफिशियल वोल्केनिक अरप्शंस। जैसे धरती पर सनस्क्रीन लगाया जा रहा हो, सल्फर डाइऑक्साइड को स्ट्रेटोस्फीयर में छिड़कने से सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होगी और पृथ्वी कुछ समय के लिए ठंडी हो जाएगी। स्ट्रेटोस्फीयर में सल्फर डाइऑक्साइड का एक कण 1 वर्ष के लिए कई टन कार्बन डाइऑक्साइड के वार्मिंग प्रभावों को संतुलित कर सकता है। आसमान में ये धूल फौरन असर दिखाएगी। हमें समय मिलेगा ग्लोबल इकोनॉमी को डिकार्बनाइज करने का। लेकिन इसमें एक बड़ी चुनौती है। इसका असर पूरी तरह से पूर्वानुमानित नहीं है। मौसम के पैटर्न बदल सकते हैं, खाद्य उत्पादन खतरे में पड़ सकता है। इतना कुछ दांव पर होने के चलते धरती के क्लाइमेट पर नियंत्रण की लड़ाई एक दिन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट तक भी पहुंच सकती है। MIT की एक टीम ने एक और विचार प्रस्तुत किया है, एक विशाल सोलर शील्ड जो स्पेस में हजारों किलोमीटर तक फैला हो। ऐसी जगह पर रखा जाए जहां सूरज और पृथ्वी की ग्रेविटेशनल पुल आपस में संतुलित हो जाती है। ये शील्ड सूर्य की रोशनी को 1.8% तक कम कर सकता है, बस इतना कि पृथ्वी का तापमान प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स तक वापस आ सके। शील्ड को सिलिकॉन बबल्स से बनाया जाएगा जो स्पेस में इन्फ्लेट होंगे ताकि ट्रांसपोर्ट आसान हो, और अगर इस समाधान को पलटना पड़े तो इसे धीरे धीरे समाप्त किया जा सकता है। सूरज की रोशनी को रोकने के लिए यह सोलर शील्ड बेहद विशाल होना पड़ेगा, लगभग ब्राजील जितना बड़ा। स्पेस मिरर्स का, जो सूरज की रोशनी को सटीकता से मोड़ सकें। जरूरत पड़ने पर अगर भविष्य में तापमान बहुत नीचे चला जाए तो ये मिरर्स सोलर रेडिएशन को बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन अर्थ की सिस्टम्स को स्थिर बनाए रखने के लिए लार्ज स्केल इकोसिस्टम इंजीनियरिंग भी जरूरी है। 2007 में यूनाइटेड नेशंस ने शुरू की ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, एक विशाल अभियान जिसका लक्ष्य है 5000 मील लंबी पेड़ों की बेल्ट बनाना, पूरे अफ्रीकी महाद्वीप को पार करती हुई। यह विशाल नया जंगल न केवल 250 बिलियन टन कार्बन को सोख लेगा, बल्कि डिजर्टिफिकेशन से भी लड़ेगा, फूड सिक्योरिटी बढ़ाएगा और करोड़ों नौकरियां भी पैदा करेगा। हमारे ग्रह को प्रभावी ढंग से मैनेज करने के लिए हमें बायोस्फीयर के साथ गहरे स्तर की साझेदारियां बनानी होंगी। इसमें शामिल है नेचुरल कार्बन सिंक्स जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट का संरक्षण,
जो मानव गतिविधियों के खिलाफ एक अहम पारिस्थितिक संतुलन बनाते हैं। लेकिन कुछ मामलों में इसका अर्थ हो सकता है नए जीवन के स्वरूपों को जैव इंजीनियर करना। हाल ही में वैज्ञानिकों ने फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में बदलाव करके ऐसे पौधे बनाए हैं जो अपने प्राकृतिक संस्करणों से 40% तक अधिक बड़े हो सकते हैं। यह एक ऐसे भविष्य की झलक है जहां फसलें और वनस्पतियां अद्भुत रूप से समृद्ध होंगी। उन्होंने ऐसे एल्गी भी तैयार किए हैं जो सूरज की रोशनी को क्लीन बर्निंग हाइड्रोजन फ्यूल में बदल सकते हैं, और ऐसे माइक्रोब्स जिन्हें रिप्रोग्राम किया गया है ताकि वे मड और वेस्ट वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकें। लेकिन सबसे नाटकीय प्रयोगों में से एक है हाइब्रिड वूली मैमथ बनाना, जिसमें एशियन एलिफेंट्स के जीन्स को ट्वीक किया जा रहा है। इन जीवों को आर्कटिक में दोबारा बसाया जा सकता है, जहां ये पेर्माफ्रॉस्ट को जमे रहने में मदद करेंगे और अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में फैलने से रोकेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारे पास एक सबसे शक्तिशाली उपकरण बन सकता है, ग्रह को संभालने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए और बायोस्फीयर को ज्यादा विविध और सक्षम बनाने के लिए। भविष्य के चमत्कार शायद कंक्रीट या सर्किट से नहीं, बल्कि सेल्स से बनाए जाएंगे। ये हैं मैकेनिकल ट्रीज। ये असली पेड़ों की तरह काम करते हैं, खास प्लेट्स पर कार्बन को सोखते हैं जो पत्तियों जैसे व्यवहार करते हैं। एक बार कार्बन कैप्चर हो जाने के बाद उसे जमीन में दफनाया जा सकता है या रिसाइकल किया जा सकता है। और फिर यही चक्र दोहराया जाता है। एक अकेला ऐसा मशीन 1000 असली पेड़ों जितना कार्बन सोख सकता है। आर्टिफिशियल ट्रीज के विशाल जंगल उन क्षेत्रों में लगाए जा सकते हैं जहां जीवन के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। और अगर हम 100 मिलियन ऐसे पेड़ लगा सकें तो हम अपनी पूरी कार्बन एमिशंस को ऑफसेट कर सकते हैं। महासागरों में अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड पानी को ज्यादा अम्लीय बना रही है, जिससे खाद्य श्रृंखलाएं कमजोर हो रही हैं। समुद्र की बंजर सतह का एक हिस्सा तोड़ने से पत्थर के कण उस अतिरिक्त CO2 को सोख सकते हैं और जल का संतुलन वापस ला सकते हैं। एक न्यूक्लियर बम अगर समुद्र की सतह से 5 किलोमीटर नीचे लगाया जाए तो वह इतने पत्थर तोड़ सकता है कि 30 साल की कार्बन एमिशंस को स्थायी रूप से सिक्वेस्टर किया जा सके। लेकिन उस बम को बेहद शक्तिशाली होना पड़ेगा, शायद जार बोम्बा से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर। जार बोम्बा
अब तक गिराया गया सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब था। लेकिन गहरे समुद्र का अत्यधिक वाटर प्रेशर इस विस्फोट को नियंत्रित कर सकता है और फॉलआउट को न्यूनतम रख सकता है। इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त स्थान हो सकता है दूर दराज का कारगिलन प्लेटो, जहां समुद्र तल अधिकतर बंजर है और बेसाल्ट रॉक से भरपूर। यह है जियो इंजीनियरिंग का सबसे चरम और सबसे खतरनाक रूप। लेकिन अगर इससे महासागरों और करोड़ों जानों को बचाया जा सकता है तो ऐसे चरम विचार भी विचारणीय बन जाते हैं। एक अधिक सुरक्षित विकल्प के लिए हमें समुद्र से बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल रीफ्स, जो डूबे हुए जहाजों और मानव निर्मित सामग्री से बनाए जाते हैं, समुद्र के भीतर जीवंत मरीन सिटीज बन सकते हैं। कुछ शोधों में पाया गया है कि जहां ये रीफ्स होते हैं वहां फिश अबंडेंस 20 गुना तक बढ़ जाती है मुकाबले बंजर समुद्र तल के। अगर बड़े पैमाने पर ऐसे आर्टिफिशियल रीफ्स बनाए जाए तो ये महासागर के प्राकृतिक कार्बन ड्रॉडाउन को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये कॉरल्स, शेलफिश और सीवीड्स को आश्रय देते हैं जो अपने विकास के दौरान कार्बन को कैद करते हैं। इतना ही नहीं, ये विशाल रीफ्स प्राकृतिक रक्षा कवच भी बन सकते हैं। ये इरोजन को कम करते हैं, स्टॉर्म सर्जेस को रोकते हैं और समुद्री लहरों की ऊर्जा को सोख लेते हैं। लेकिन हमारे ग्रह के हाइड्रोस्फीयर को संभालना सिर्फ महासागर की रक्षा भर नहीं है। इसका अर्थ है ग्लेशियर और आइस शीट्स को भी सुरक्षित रखना, जो न केवल दुनिया को ठंडा रखते हैं बल्कि बढ़ते समुद्रों को रोककर भी रखते हैं। यह है थ्वेट्स ग्लेशियर, एंटार्क्टिका में स्थित 75 मील तक फैला एक विशाल आइस शीट। बढ़ते हुए ओशन टेम्परेचर्स अब गर्म ओशनिक करंट्स को इस ग्लेशियर के नीचे रेंगते हुए पहुंचा रहे हैं, जिससे ये दरारें डाल रहा है और अस्थिर हो रहा है। अगर ये बर्फ का पहाड़ समुद्र में गिर गया तो ये 10 फीट तक सी लेवल राइज का कारण बन सकता है। दुनिया भर के कोस्टल सिटीज जलमग्न हो सकते हैं। इस आपदा से बचने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लैपलैंड के एक जियो इंजीनियर ने एक साहसिक योजना बनाई है। विचार है इस ग्लेशियर के चारों ओर 100 किलोमीटर लंबा एक विशाल अंडर वाटर कर्टन बनाना, जो गर्म समुद्री धाराओं को बर्फ की नीचे की सतह तक पहुंचने से रोकेगा। यह विशाल अंडरसी बैरियर इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि वो आइसबर्ग से टकराने के बावजूद टिका रहे और अगर कोई समस्या हो तो इसे हटाया भी जा सकेगा। दूसरे छोर पर प्लैनेट के विपरीत ध्रुव पर कुछ बेहद साहसिक प्रस्ताव रखे जा रहे हैं आर्कटिक सी आइस के पिघलने को रोकने के लिए। विंड पावर्ड पंप्स का एक विशाल बेड़ा सर्दियों में समुद्री पानी को सतह तक खींचकर उसे आर्कटिक सरफेस पर छिड़केगा, जहां ठंडी हवाओं में वो तुरंत बर्फ में बदल जाएगा। एक अमेरिकी वास्तुकार ने हाल ही में एक पोलर अम्ब्रेला डिजाइन किया है, जो सोलर पावर से चलकर समुद्र का पानी इकट्ठा करेगा और नई बर्फ बनाएगा। इन्हें तेजी से पिघलते इलाकों में तैनात किया जाएगा, जहां ये एक ठंडी छाया फैलाएंगे जो सतही तापमान को घटाएगी और आर्कटिक आइस को पुनर्जीवित करेगी।
लेकिन इन सभी महान समाधानों में एक सामान्य चुनौती है। इनमें से हर एक को बेहद विशाल संसाधनों और ऊर्जा की जरूरत होती है। तो सवाल उठता है, इतनी पावर और मटेरियल्स आएंगे कहां से? और इस ऊर्जा की असीम मांग हमारे ग्रह के भविष्य को कैसे आकार देगी? पिछले 2 सदियों में मानव ऊर्जा उपभोग 7000% से भी ज्यादा बढ़ चुका है, जिसने वैश्विक इकोनॉमिक आउटपुट को 100 गुना तक बढ़ाया है। ऐसे विकास को जारी रखने के लिए आखिरकार हर दिन सैकड़ों खरब अतिरिक्त वाट घंटे पैदा करने होंगे। लेकिन सौभाग्य से सोलर पावर की तकनीक में हो रहे क्रांतिकारी विकास के चलते पृथ्वी की सिर्फ 0.3% सतह पर सोलर पैनल्स लगाकर पूरी मानव सभ्यता को पावर दी जा सकती है। और इस सोलर फ्यूचर की सीमाएं हमारी धरती के सबसे निर्जन हिस्सों डिजर्ट्स में होंगी। रेगिस्तान आदर्श स्थल है। चौड़ी समतल जमीन, प्रचुर मात्रा में सिलिकॉन और लगातार चमकती सनलाइट। अब सहारा में प्रस्तावित है एक विशाल सोलर फार्म जो वर्तमान वैश्विक ऊर्जा मांग का 4 गुना उत्पादन कर सकता है। लेकिन अगर हम इसका 20% हिस्सा भी सोलर पैनल से ढक दें तो उसके अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। अंधेरे पैनल ज्यादा गर्मी सोखेंगे, जिससे ग्लोबल वेदर पैटर्न्स गड़बड़ा सकते हैं और ध्रुवों पर तापमान तेजी से बढ़ सकता है। सच तो यह है, चाहे ऊर्जा कहीं से आए, अगर हमने धरती पर ही बहुत अधिक ऊर्जा पैदा की तो वह घातक साबित होगी। अगर हमारी एनर्जी कंजम्पशन हर साल सिर्फ 2% भी बढ़ती रही तो कुछ 100 वर्षों में हम पृथ्वी की सभी ऊर्जा सीमाओं को पार कर जाएंगे और असली खतरा होगा इस पैमाने पर पैदा होने वाली वेस्ट हीट, जो पृथ्वी के तापमान को 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकती है। यह तापमान वृद्ध धरती के बड़े हिस्सों को मानव जीवन के लिए अनुपयुक्त बना देगी। ये आने वाले मिलेनिया की सबसे बड़ी चुनौती होगी। कैसे लगातार ऊर्जा विकास को एक सुरक्षित और स्थिर ग्रह के साथ संतुलित किया जाए। समाधान है लार्ज स्केल सोलर अरेज को अंतरिक्ष में स्थापित करना। यहां हम बिना रुकावट 24 घंटे सनलाइट हासिल कर सकते हैं और फिर उसे लेजर्स या रेडियो वेव्स के जरिए धरती पर बीम किया जा सकता है। ऑर्बिटल पावर सिस्टम्स अपनी एक्सेस हीट को सीधे अंतरिक्ष की ठंड में छोड़ देंगे, बिना पृथ्वी के वातावरण को गर्म किए। चाइना अब 1 किलोमीटर चौड़ा सोलर अरे प्लान कर रहा है, जिसका दीर्घकालिक लक्ष्य है गीगावाट स्तर की स्वच्छ ऊर्जा को कक्षा से धरती पर भेजना। और ऑक्सफोर्ड की एक टीम इससे भी बड़ा स्पेस स्टेशन बना रही है, कैसियोपिया, जो 1.7 किलोमीटर चौड़ा होगा और कक्षा में ही बनाया जाएगा। लेकिन यहां भी एक दिक्कत है। ऊर्जा भले अंतरिक्ष से आए, जब वो धरती पर उपयोग होगी तो वो वेस्ट हीट पैदा करेगी। अंततः समाधान ये है
हमारी सबसे अधिक ऊर्जा खर्च करने वाली इंडस्ट्रीज को पूरी तरह स्पेस में शिफ्ट करना होगा। ताकि वहां ऊर्जा का संग्रह, उपयोग और रेडिएशन सब पृथ्वी के नाजुक तंत्र से बाहर हो। लेकिन इतने भारी मटेरियल्स को स्पेस में भेजने के लिए हमें चाहिए कुछ ऐसा जो अकल्पनीय है। जैसे कोई आकाश की ओर जाता हाईवे, स्पेस एलिवेटर इंसान को एक नई तकनीकी सीमा रेखा तक सुरक्षित और आसान रास्ता देगा। यह बन सकता है उस भविष्य का आधार जहां हम अगली पीढ़ी की स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। इसे बनाने के लिए 36,000 किलोमीटर से भी लंबा एक केबल अंतरिक्ष में एक भारी काउंटरवेट से नीचे की ओर छोड़ा जाएगा और इसे पृथ्वी के इक्वेटर पर एक पोर्ट स्टेशन से जोड़ा जाएगा। फिर इसी केबल पर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में एक स्पेस स्टेशन स्थित होगा, वहां जहां ग्रेविटेशनल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एक दूसरे को संतुलित करेंगी। इस स्पेस एलिवेटर पर लेजर या न्यूक्लियर पावर्ड रेल कार्स चढ़ेंगे जो एक बार में कई टन सामान अंतरिक्ष तक पहुंचा सकेंगे। इससे लॉन्च कॉस्ट $100 प्रति किलो से भी कम हो जाएगी, जो आज के मुकाबले 50 गुना सस्ती है। यह मास प्रोडक्शन की गति को बहुत तेज कर देगा। सोलर पावर अरेज, ऑर्बिटल डेटा सेंटर्स, रिसर्च स्टेशंस और स्पेस पोर्ट्स को तेजी से स्थापित किया जा सकेगा। यह ऑर्बिट में एक नए युग की नींव डालेगा। लेकिन आसमान तक जाती ये सीढ़ी बनाना कोई आसान कार्य नहीं। इसके लिए हमें ऐसी टेदर मटेरियल चाहिए जो आज तक बनी किसी भी चीज से कहीं ज्यादा मजबूत हो। और ह्यूमन इंडस्ट्री को अंतरिक्ष में स्थानांतरित करने के साथ अपने खतरे भी हैं। सबसे बड़ा स्पेस डिब्रीज, छोटे छोटे मेटल फ्रैगमेंट्स, यहां तक कि पेंट का एक कण भी उड़ते हुए सैटेलाइट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को फाड़ सकता है और इससे और भी ज्यादा मलबा बन जाएगा। यह तबाही चेन रिएक्शन में बदल सकती है, जिसे कहा जाता है केसलर सिंड्रोम। इसका हल हो सकता है एआई गाइडेड लेजर सिस्टम्स, जो तुरंत डेब्रिस को पहचान कर उसे दिशा से हटा सकें। और बड़े टुकड़ों को कैप्चर करके सुरक्षित रूप से डी ऑर्बिट किया जा सकता है। अगर हम इन जोखिमों को नियंत्रित कर पाए तो स्पेस एलिवेटर सिर्फ एक शुरुआत होगी। हमारे भविष्य की महानतम रचना तब सामने आएगी यह अंतरिक्ष संरचना का सबसे कीमती रत्न है, ऑर्बिटल रिंग।
यह होगा स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्राउन जूल, हमारी अगली सभ्यता की रीढ़। एक ऐसा हब जहां ऊर्जा, परिवहन, जलवायु नियंत्रण और यहां तक कि टूरिज्म भी एक साथ समाहित होंगे। इसके मूल रूप में धरती के चारों ओर 200 किलोमीटर ऊपर एक घूर्णनशील रिंग होगी। उसके ऊपर एक स्टेशनरी प्लेटफॉर्म को मैग्नेटिक लेविटेशन से स्थिर रखा जाएगा। इसे हम फ्री फ्लोटिंग बना सकते हैं या फिर कई स्थानों पर धरती से जोड़ सकते हैं। नीचे लटके स्काई हुक्स या यहां तक कि हैंगिंग स्क्रैपर्स, लॉन्च पॉइंट्स, रिसर्च हब्स या आसमान में तैरते शहर बन सकते हैं। अगर इस ऑर्बिटल रिंग के भीतर वाले हिस्से को स्वतंत्र रूप से घुमाया जाए तो वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ग्रेविटी पैदा की जा सकती है, जो इसे मानव आवास के लिए उपयुक्त बना देगा और वहीं से मिलेंगे ब्रह्मांड के सबसे अद्भुत दृश्य। हालांकि आज की तकनीक आउटर एज पर ग्रेविटी का निर्माण नहीं कर सकती, फिर भी वहां का इलाका माइक्रोग्रेविटी इंडस्ट्रीज और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। कल्पना कीजिए विभिन्न झुकावों पर बने ऐसे कई रिंग्स का एक नेटवर्क जो धरती के किसी भी हिस्से में पल भर में पहुंचने की क्षमता रखता हो। ये मल्टी लेयर्ड ऑर्बिटल हाईवेज इतने दूर तक फैल सकते हैं कि एक दिन ये चंद्रमा से भी जुड़ सकते हैं। लेकिन इसकी विशालता खतरों के साथ भी आती है। हर दिन इस रिंग की चौड़ाई जितनी छाया धरती पर पड़ेगी। अगर यह संकरी हो तो पर्यावरण पर असर न के बराबर होगा। लेकिन अगर यह 1500 किलोमीटर से भी चौड़ी हो तो रोजाना 1 घंटे से ज्यादा सूरज की रोशनी रुक सकती है, जिससे क्लाइमेट सिस्टम्स में गंभीर बाधाएं आ सकती हैं। इसे बनाना एक ऐतिहासिक इंजीनियरिंग चमत्कार होगा। ऐसी रिंग के लिए अरबों टन कच्चा माल चाहिए और एक सुपर कंप्यूटर सिस्टम जो हर पल इसकी स्थिति नियंत्रित रखे, वरना यह पूरी संरचना गिर भी सकती है। इसका समाधान है धरती को छुए बिना एस्टेरॉयड से संसाधन लाना। शायद ये सब एक कल्पना लगे, लेकिन पहले प्रोटोटाइप रिंग्स के प्रस्ताव अब सामने आ चुके हैं, सिर्फ $9 अरब की लागत पर। इन रिंग्स पर मनुष्य और भारी सामान को पृथ्वी के किसी भी कोने में सिर्फ कुछ घंटों में पहुंचाया जा सकता है। कल्पना कीजिए पूरी पृथ्वी को घेरे हुए ऑर्बिटल सिटीज, खेती की जमीन और एक नया मानव मोर्चा।
और अगर ऊर्जा और हैवी इंडस्ट्री इन रिंग्स में ही समाहित हो जाए तो हम असीम विकास कर सकते हैं बिना धरती को नुकसान पहुंचाए। पृथ्वी तब भी बनी रहेगी जीवन के लिए एक पवित्र तीर्थ, और हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियां